बड़े शहर में नया नया आया था और काम ढूंढ रहा था। उसे बड़ी मुश्किलों से एक कसाई की दुकान पर नौकरी मिलती है। मालिक, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? बस ग्राहकों को नाप तोल के सामान देना है। जी मालिक। कसाई अक्सर चुप रहता था और ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। सोनू हंसमुख था और सभी ग्राहक उससे बहुत खुश रहते थे। कई महीने बीत गए और सोनू खुशी खुशी अपना काम कर रहा था। एक ग्राहक था मिंटू, जिससे सोनू की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मिंटू का दिमाग हमेशा खुरापात में लगता था और वो सोनू को उल्टी सीधी सलाह देता रहता था। अरे सोनू, तू कब तक इस कसाई के लिए काम करेगा? देख, सारे ग्राहक भी तुझसे ज्यादा खुश रहते हैं। मैं तो कहता हूँ तू इसकी दुकान हड़प ले और खुद मालिक बन जा। और अगर वो ज्यादा किचकिच करे तो उसे उसी की चाकू से काट डाल। तू पागल हो गया है क्या मिंटू? कुछ भी बोल रहा है? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और भला मुझे क्या जरूरत ये सब करने की? मेरा काम अच्छा तो चल रहा है ना? तो ठीक है, करता रह जिंदगी भर उस कसाई की गुलामी। मिंटू पैर पटक कर वहाँ से चला जाता है और सोनू वापस अपने काम में लग जाता है। एक दिन कसाई बहुत गुस्से में दुकान पर आता है। क्यों रे सोनू के बच्चे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ मालिक? मैंने भला क्या किया? इतना सीधा मत बन, हिसाब में बहुत भारी गड़बड़ी है। तूने मेरी हिसाब की कॉपी के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और कम हिसाब चढ़ाया है। मुझे ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है अपनी दुकान पे। चल भाग जा यहाँ से। ये क्या कह रहे हो मालिक? मैंने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा यकीन करो आप। अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या जानूं हिसाब के बारे में। कसाई उसकी एक नहीं सुनता और उसे लात मार कर दुकान के बाहर निकाल फेंकता है। अपना ऐसा अपमान देखकर सोनू के अंदर मानो जैसे बदले की आग सुलग जाती है। वो दौड़ा दौड़ा मिंटू के पास जाता है और उसे सब हाल सुनाता है। ये तू क्या कह रहा है? तू उस कसाई के लिए इतना ईमानदार था और उसने तेरे साथ ऐसा किया? छी 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 छी। मिंटू, तूने सही कहा था। उस कसाई को तो मुझे कब का मार देना चाहिए था। इतनी ईमानदारी दिखा के मुझे क्या मिला? लाते, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इस अपमान का ऐसा बदला लूंगा कि उसकी आत्मा कांप जाएगी। ये हुई ना बात मेरे शेर। चल, मैं तुझे सारा प्लान समझाता हूँ। सोनू मिंटू के बहकावे में आ जाता है और अपने अपमान के चलते उसकी आंखों पर बदले की पट्टी चढ़ जाती है। दोनों मिलकर रात में कसाई की दुकान पर जाते हैं। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने आज ही निकाला था और तू फिर से आ गया। अभी तेरा पेट नहीं भरा है क्या, जो और मार खाने चला आया है यहाँ? देख सोनू, ये अभी भी तेरी बेइज्जती कर रहा है। जा और जाके इसे मार डाल। क्या? नहीं, रुको। सोनू गुस्से में आगे बढ़ता है और कसाई पर चाकू से हमला कर देता है। कसाई की फौरन मौत हो जाती है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मिंटू, अरे मिंटू, ये ये क्या कर दिया हमने? ये तो मर गया रे। हमने हमने नहीं, तूने मारा है इसे, तूने। अरे ये तू क्या कह रहा है? तूने ही तो मुझसे कहा था इस कसाई को मारने के लिए। अब तू ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है मिंटू। मैं तुझे कहूँगा कि कुएं में कूद जा, तो क्या तू कूद जाएगा? तो तूने मुझे धोखा दिया। नहीं मेरे भोले दोस्त, मैंने तो अपना सालों पुराना सपना पूरा किया है। इस कसाई की दुकान हड़पने का सपना मैं कई सालों से देख रहा था, मगर कैसे करता ये नहीं समझ आ रहा था। फिर तू आया और मैंने जानबूझ के तुझसे दोस्ती बढ़ाई ताकि तुझे भड़का के मैं इसे अपने रास्ते से हटा सकूं। और देख, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, उस कसाई की कॉपी में हिसाब भी मैंने ही बिगाड़ा था। हे भगवान,
दिया। मैं क्या करूँ अब? मैं कहाँ जाऊँ? अरे नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है तुझे। तू तो यही रहेगा और तू वही करेगा जो अब तक करता आया है। मेरी दुकान पे नौकरी। चल चल, पहले इस लाश को ठिकाने पे लगा और उसके बाद रोना, क्योंकि अब तो तुझे जिंदगी भर रोना ही है। मिंटू सोनू को जबरदस्ती उठाता है और दोनों कसाई की लाश को लेकर नदी के किनारे पर जाते हैं। चल अब तू इसे नदी में बहा दे और मैं जाके दुकान की साफ सफाई कर देता हूँ, जिससे किसी को शक ना हो हम पे। इतना कहकर मिंटू वहाँ से चला जाता है, मगर सोनू कसाई की लाश के पास जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे इस मिंटू की बातों पे नहीं आना चाहिए था। कसाई की लाश एक भूत में बदल जाती है। मालिक मालिक, आप भूत बन गए। मुझे मत मारना मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं थी। डरो मत सोनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ये सारी चाल उस मिंटू की थी। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ मालिक, जरूर। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपका साथ जरूर दूंगा। शायद इसी से ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। तो ठीक है सोनू, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और हाँ, तुम्हें मुझे अपना शरीर भी देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सोनू कसाई की बात मान जाता है और दोनों वापस दुकान की तरफ चल देते हैं। वो मिंटू यहाँ से जा चुका है, अब हमें सुबह होने का इंतजार करना है। तुम उसकी नौकरी करो, बस कल समय पे आ जाना। ठीक है मालिक। अगले दिन सोनू सुबह अपने रोज के समय पर दुकान आ गया। मिंटू सेठ की तरफ बैठा था और उसने सोनू से कहा, आ गया तू? चल अब जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ कर दे, ग्राहक बस आते ही होंगे। तभी कसाई की आत्मा सोनू के अंदर आ जाती है। मैं साफ करूं बर्तन? अगर मैं बर्तन साफ करूंगा तो तू किस लिए है? तेरी ये मजाल, अपने मालिक से तू तड़ाक करके बात करता है। मिंटू ने सोनू को मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी वहाँ पर एक ग्राहक आ गया। अभी तो बच गया तू, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचेगा, तुझे थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। सोनू, जिसके शरीर में कसाई की आत्मा थी, वो कसाई के स्टाइल में सारे काम कर रहा था। उसका चाकू पकड़ना और घुमाने का तरीका एकदम कसाई जैसा था, जिसे देखकर मिंटू बहुत हैरान हो रहा था। ये तो बिल्कुल उस कसाई की तरह ही काम कर रहा है। अरे क्या मैं भी इतने समय से यहाँ काम कर रहा है, काम करने का तरीका तो सीख ही गया होगा ना, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वाह, आज तो बहुत माल कमाया। ये हुई ना बात, न दुकान जमाने का खर्चा और न नौकर ढूंढने की झिकझिक, एकदम जमा जमाया काम हाथ लगा है। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मेरी दुकान हड़प के तुझे फायदा तो बहुत हो रहा है। तू फिर आ गया। रुक, अभी मैं तुझे तेरे कसाई मालिक के पास ही पहुंचा देता हूँ। जब मालिक ही नहीं है तो नौकर जी के क्या करेगा भला। सोनू की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उसका शरीर इतना गर्म हो गया था कि मिंटू ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसका हाथ ही जल गया। अरे ये क्या है? तू तो एकदम आग की तरह जल रहा है। ये क्या हो रहा है? तुझमें क्या कोई भूत आ गया है क्या? है, चल दूर दूर हो जा मुझसे। सोनू मिंटू का गला दबोच लेता है और मिंटू की सांसें थमने लगती हैं। तूने मुझसे मेरी दुकान, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन लिया ना। रुक जा, मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगा कि तेरी आत्मा भी मेरी आत्मा की तरह ही तड़पेगी। इतना कहकर कसाई अपने असली रूप में आ जाता है। क्या? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, तुम्हें तो इस सोनू ने मारा था। लेकिन भड़काया तो तूने ही था मुझे, और ये सब तेरा ही किया धरा है।
अब तू अपने कर्मों का फल भुगत। कसाई मिंटू को दूर फेंक देता है और खुद सोनू के साथ दुकान के बाहर आ जाता है। इसके बाद सोनू पूरी दुकान में आग लगा देता है और मिंटू अंदर से चिल्लाता है, नहीं, बाहर निकालो मुझे, बचाओ। तूने मेरी दुकान को मुझसे छीन लिया, मैं इसे तेरा भी नहीं होने दूंगा। तेरी कहानी इस दुकान के साथ यहीं खत्म हो जाएगी। तुझे इतना लालच था कि तूने मेरी जान ले ली, अब तू इस दुकान के अंदर ही जल के राख हो जाएगा। दुकान के जलते ही कसाई की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और मिंटू भी जलकर राख हो जाता है। शहर में मनमोहन पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। वो सेठ के घर पर चौकीदार था और पूरी रात जागकर घर की रखवाली करता था। एक दिन रात के वक्त वहाँ कुछ चोर आ जाते हैं। वो चुपचाप सेठ के घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनमोहन उन्हें देख लेता है। वो चिल्लाकर कहता है, ए, कौन है वहाँ? ए, रुको, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। चोर सेठ के घर पूरा प्लान बनाकर आए थे। मनमोहन के सामने सिर्फ एक आदमी था, जबकि उस चोर के बाकी साथी मनमोहन पर पीछे से हमला कर देते हैं। वो सबसे पहले मनमोहन का मुंह एक कपड़े से बांध देते हैं ताकि वो चिल्ला न सके। फिर वो उसे एक कुर्सी से बांधकर वहीं छोड़ देते हैं। मनमोहन खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उन चोरों को नहीं रोक पाता। चोर बड़े ही आराम से घर में घुसते हैं और घर का काफी सारा सामान चुरा कर वहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं। सेठ और सेठानी उस वक्त घर पर नहीं थे। वो एक पार्टी में गए हुए थे और रात को देर से घर आने वाले थे। चोरों को ये बात पहले से ही पता थी। चोरों को जाते देखकर मनमोहन पूरी ताकत लगाता है और आखिरकार वो रस्सी तोड़ देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। चोर उसकी पहुंच से काफी दूर थे, फिर भी वो उनका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। हालांकि ड्राइवर के सही वक्त पर ब्रेक लगाने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। गाड़ी में वही सेठ और सेठानी थे जिनके यहाँ मनमोहन नौकरी करता था। सेठ मनमोहन को देखकर गुस्से से कहता है, अरे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर में कोई घुस गया तो? घुस गए साहब, घुस गए, चोर घुस गए और चोरी करके भाग भी गए। मैं उन्हीं के पीछे तो भाग रहा था। चलिए, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, गाड़ी से उन्हें पकड़ लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? तब क्या कर रहा था जब चोर घर में घुसे? तनख्वाह किस बात की देता हूँ मैं तुझे? साहब, मैंने रोका था उन्हें, उन्होंने मुझे बांध दिया था। कहानियां मत बना मेरे सामने। चोरों ने तुझे बांधा तो यहाँ कैसे पहुँचा तू? सच बता, तेरे साथ ही थे ना वो, और तू भी उसके साथ भाग रहा था ना? नहीं साहब, ये सच नहीं है। मैं तो। अरे आप जल्दी घर चलिए। हे भगवान, ना जाने क्या क्या ले गए होंगे घर से। और मेरी मानिए तो आप पुलिस भी बुलवा ही लीजिए, वही इससे सच उगलवाएगी अब तो, और शायद तभी हमारा सामान भी हमें वापस मिल पाए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। सेठ मनमोहन की एक नहीं सुनता और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस मनमोहन को जेल में बंद कर देती है। पुलिस उसका फोन छीन लेती है। सुजाता भी उसका फोन नहीं लगने से बहुत परेशान हो जाती है, पर उसके पास इंतजार करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। मनमोहन का दोस्त कन्हैया भी उस वक्त गांव में नहीं था। छठ पूजा को सिर्फ 2 दिन रह गए थे। सुजाता किसी तरह प्रसाद के लिए राशन का इंतजाम करती है और जंगल से बांस की लकड़ी लाकर खुद अपने हाथों से पूजा के लिए टोकरी और सूप बनाती है। अब सिर्फ कुछ फल और ईख की जरूरत थी, लेकिन सुजाता के पास उन्हें खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अमित सुजाता की मुश्किल अच्छे से समझ रहा था। वो पास के एक खेत से ईख चुराने की कोशिश करता है। खेत का मालिक उसे देख लेता है और उसे पकड़कर सुजाता के पास ले जाता है। सुजाता बहन, कहाँ हो? देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा था। अरे बिरजू भैया, क्या हुआ? क्या किया इसने? मेरे खेत से गन्ना चुरा रहा था, रंगे हाथ पकड़ा मैंने इसे। माफ करना भैया, मैं समझाती हूँ इसे, आगे से ऐसा नहीं होगा। खेत का मालिक वहाँ से चला जाता है। फिर सुजाता अमित से पूछती है, अमित क्या है ये सब? तुमने चोरी क्यों की? माँ, मुझे पता है आपके पास छठ पूजा के लिए ईख और फल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बाबा भी पता नहीं कहाँ है, तो मैंने सोचा। तो तुमने सोचा कि चोरी करके त्योहार मनाओगे? नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है। ऐसे छठ पूजा मनाने का कोई फायदा नहीं। तो क्या हुआ अगर हम बिना ईख और फलों के पूजा करते? पूजा में श्रद्धा की अहमियत सबसे ज्यादा होती है बेटा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो।
मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। पर माँ, बाबा घर क्यों नहीं आ रहे? वो आ जाते तो हम ईख और फल भी खरीद पाते ना। सुजाता के पास अमित के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खुद मनमोहन के घर न आने से दुखी थी। फिर छठ पूजा का पहला दिन आ जाता है। वो पूरे विधि विधान से व्रत रखती है और अमित भी हर विधान को उसके साथ पूरा करता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही सुजाता प्रार्थना करती है, हे सूर्य भगवान, आप तो पूरे संसार का अंधेरा दूर करते हो। मेरे पति कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे नहीं पता। उनके बिना मेरा और मेरे बेटे के जीवन में भी अंधेरा छा गया है। कृपा कीजिए और उन्हें घर वापस ले आइए। उधर शहर में पुलिस मनमोहन के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बल्कि सेठ के घर के सामने लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से उस रात का पूरा वाकया सामने आ गया और इस तरह मनमोहन निर्दोष साबित हुआ। मनमोहन जेल से बाहर आ गया और सेठ उसके सामने शर्मिंदा होकर बोला, माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया, ये मेरी गलती थी। मैं तुम्हें वापस नौकरी पर रखना चाहता हूँ, वो भी पहले से ज्यादा तनख्वाह पर। शुक्रिया साहब, पर मैं सबसे पहले अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी और मेरा बच्चा अकेले हैं, उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी। सेठ मनमोहन को कुछ पैसे देकर उसके गांव भेज देता है। सुजाता और अमित मनमोहन को देखकर बहुत खुश होते हैं। मनमोहन उन्हें अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सुनाता है। फिर सुजाता उससे कहती है, सब सूर्य भगवान की कृपा है जी, आप इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आए। मैं तो कहती हूँ अब से हम हर बार छठ पूजा मनाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल मनाएंगे और खूब अच्छे से मनाएंगे। क्यों क्यों अमित? अमित अपने पिता के गले लग जाता है। फिर सब लोग मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ पूजा करते हैं। अमित बहुत खुश था। छठ पूजा मनाने की उसकी इच्छा पूरी जो हो गई थी, साथ ही अब उसने ईमानदारी के महत्व को भी समझ लिया था। मॉर्निंग में एक शख्स मेहुल के पास आता है जिसका नाम अयान है। वो रात में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में मेहुल को बताता है। अयान मेहुल को बताता है रात में वो हाईवे से गुजर रहा था, अचानक बैटरी डाउन होने की वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो मदद के लिए इंतजार करता है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। अयान गाड़ी की लाइट ऑन करता है और देखता है एक शख्स गल को गोली मार के फरार हो जाता है और वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल के पास आता है और होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है। अयान की पूरी बात सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है अयान सच कह रहा है या झूठ। दोस्तों, क्या आप अयान की पूरी बात सुनने के बाद बता सकते हो अयान झूठ कह रहा है या सच? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। अयान झूठ कह रहा है। अयान ने कहा था हाईवे में उसकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी, जबकि उसने लाइट ऑन करके उस मैन को देख लिया था। यानी इसका मतलब अयान झूठ कह रहा है, इसलिए मेहुल समझ जाता है।